नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। पिछले कुछ दिनों से आई हुई कुछ व्यस्तताओं के कारण से आपकी जो ई लर्निंग क्लासेस हैं इनमें थोड़ा व्यवधान आ गया था, लेकिन अब इनको हम फिर से इन क्लासेस की फिर से शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास 12th बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के लिए चैप्टर 11 जो हमने शुरू किया था पिछली क्लास में, रेस्पिरेशन, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। एक बार थोड़ा सा पीछे का जो पार्ट हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज था उसके बारे में जो हमने स्टडी की थी उसको ही हम थोड़ा आगे उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज देखिए रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनका डिसोसिएशन होता है या उनका डीकम्पोजिशन होता है। तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डीकम्पोज होते हैं और ये डीकम्पोज होकर रिलीज करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है उसको हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन कहेंगे। रेस्पिरेशन साइट जो है उसके बारे में हमने स्टडी की थी। एक सेल में जो ऑर्गेनिक जो रेस्पिरेशन होता है उसकी जो साइट है वो साइट सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया वो साइट होगी जहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। रेस्पिरेशन में भी हमने पढ़ा था ऑक्सीजन की प्रेजेंस और ऑक्सीजन की एब्सेंस के बेसिस पर रेस्पिरेशन जो है वो दो टाइप का होगा। एक होगा एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड वन इज जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट रहे वो होगा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसे बेसिस पर हम देखें तो ये दो टाइप का रेस्पिरेशन हो जाता है। इसमें मेनली हम जो पढ़ेंगे वो पहले एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का डीकम्पोजिशन होना और एनर्जी रिलीज करना एटीपी के फॉर्म में, वो कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। उसकी पूरी मैकेनिज्म वगैरह जो है वो हम पढ़ेंगे। एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें हमें पढ़ चुके थे किस तरह से क्या क्या इसमें अंतर होते हैं, किस तरह से इनको आपस में कंपेयर किया जाता है। दोनों ही टाइप में यदि हम देखें तो रेस्पिरेशन में डीकम्पोजिशन होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रेस्पिरेशन में काम में आते हैं इनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स जो हैं वो भी मेनली देखा जाए तो अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका डीकम्पोजिशन होने से एनर्जी रिलीज होती है वो काम में आते हैं कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। तो कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं। इसमें भी मेनली देखा जाए तो ग्लूकोज जो है वो मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरी आगे की डिटेल स्टडी जो है रेस्पिरेशन से रिलेटेड वो हम करेंगे। हालांकि कार्बोहाइड्रेट यदि सेल में नहीं हो तो उस कंडीशन में काम में लिया जाता है लिपिड या कह सकते हैं फैट को, और यदि फैट भी नहीं हो तो उस कंडीशन में काम में आता है प्रोटीन, जिसको प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहने लगते हैं। जबकि जब तक कार्बोहाइड्रेट काम में आते हैं या लिपिड काम में आते हैं वो होता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, और प्रोटीन जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज होने लग जाए तो वो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहलाता है। इस तरह से ये पूरी स्टडी जो है वो हम रेस्पिरेशन से रिलेटेड कर चुके थे। इसके बाद में हम पूरी मैकेनिज्म जो है रेस्पिरेशन के उसके बारे में स्टडी करेंगे। रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म को यदि हम एक फ्लो चार्ट के रूप में सीधा सा थोड़ा देखें, थोड़ा संक्षेप में, थोड़ा शॉर्ट में देखें तो उस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि C6H12O6 यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का डीकम्पोजिशन इसमें होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है पहले इसका डीकम्पोजिशन होता है पायरुविक एसिड में। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ये 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है पायरुविक एसिड के, जो एक 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है या मॉलिक्यूल होता है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का 2 पायरुविक एसिड में टूटना
ये पहली प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद में आगे दो और प्रोसेस से ये गुजरता है, क्रेब्स साइकिल एंड सेकेंड वन है ETS। ये दोनों प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और इसके कारण से पायरुविक एसिड जो है वो एटलीस्ट लास्ट में डिकम्पोज हो जाता है 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में, साथ में 6 मॉलिक्यूल H2O के प्रोड्यूस होते हैं और साथ में 38 ATP जो हैं ये हमें ऑब्टेन होते हैं। अब ये पूरी जो प्रोसेस है ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस, इसको मेनली यदि हम देखा जाए तो 3 अलग अलग स्टेप में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं स्टडी करने के बेसिस पर। फर्स्ट वन है ग्लाइको, फर्स्ट प्रोसेस या फर्स्ट स्टेप जो है वो है ग्लाइकोलाइसिस। सेकेंड वन इज क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड वन इज ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इन तीनों के बारे में डिटेल स्टडी जो है वो हम पढ़ेंगे। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जो ब्लूप्रिंट बना हुआ है, जो पैटर्न बना हुआ है, जिसके बेसिस पर पेपर सेट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS ये 3 बड़े क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं, जिनके बारे में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लगभग पूछे जाते रहते हैं। एक साल जैसे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बड़ा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। तो उस बेसिस पर इसी को ध्यान में रखते हुए इन तीनों स्टेप्स को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फर्स्ट स्टेप जो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की, वो है ग्लाइकोलाइसिस। तो फर्स्ट स्टेप जो इसमें आती है वो है ग्लाइकोलाइसिस। एरोबिक रेस्पिरेशन की फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह जो हैं वो ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली चीज जो है वो है ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है ग्लाइकोस, सेकेंड वन जो है वो है लाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो है इसका अर्थ होता है ग्लूकोज से, और सेकेंड वन लाइसिस वर्ड जो है इसका अर्थ निकलता है डिसोल्व या फिर ब्रेक डाउन यानी टूटना। तो ग्लाइकोज यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है वही क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है। तो हम ये कह सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन या डिकम्पोज एंड प्रोड्यूस 2 molecule of a pyruvic acid. This process is known as glycolysis. तो ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन जो है वो ध्यान में रख लें। ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच 1 molecule of glucose reduce to pyruvic acid. दिस प्रोसेस नोन एज ए ग्लाइकोलाइसिस। अब यहाँ पर ग्लूकोज जो है, जो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस में। इसमें ये केवल एक ही स्टेप में नहीं हो जाता, ये अलग अलग स्टेप बाय स्टेप, ये स्टेप बाय स्टेप कुछ सीक्वेंस बायोकेमिकल रिएक्शन जो है उनके थ्रू ये पूरा डिकम्पोजिशन या रिडक्शन होता है। अब ये पूरी इनकी जो सीक्वेंस है या इनका सीक्वेंशियल बायोकेमिकल रिएक्शन जो है, इनकी स्टडी की थी 3 जर्मन साइंटिस्ट ने, जिनके नाम थे एम्डन से दूसरे थे मेयर होफ एंड थर्ड वन थे पार्नस। तो एम्डन, मेयरहोफ और पार्नस, इन 3 साइंटिस्ट ने पूरी सीक्वेंस जो थी, जो इसके अलग अलग 10 स्टेप थे, इन पूरे 10 स्टेप की स्टडी जो है वो एम्डन, मेयरहोफ और पार्नस ने की थे। और इस बेसिस पर ग्लाइकोलाइसिस का पूरा पाथवे जो है उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया था। इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस का एक दूसरा नाम भी है EMP पाथवे, इसे EMP पाथवे भी कहते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें जो सीक्वेंशियल बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो 10 स्टेप में कंप्लीट होते हैं, उनकी पूरी स्टडी एम्डन, मेयरहोफ और पार्नस ने की थी। तो कई बार एग्जाम में ग्लाइकोलाइसिस का डिस्क्रिप्शन नहीं पूछ के ये पूछ लिया जाता है कि EMP पाथवे को डिस्क्राइब कीजिए। तो यहाँ पर EMP पाथवे का डिस्क्रिप्शन जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का ही डिस्क्रिप्शन होगा। एक इसको भी आप ध्यान में रखोगे।
साइट की हम बात करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ कंप्लीट होता है, तो रेस्पिरेशन जो है वो एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो एक सेल में कंप्लीट होती है। रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी साइट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन ये ध्यान में रखें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें पूरा रेस्पिरेशन के जो सारे स्टेप हैं वो सारे कंप्लीट नहीं होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो होता है साइटोप्लाज्म में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर, जबकि आगे क्रेब्स साइकिल और एटीएस जो है वो कहां पर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट होता है। एक ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दूसरी चीज और, रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, उसमें ग्लाइकोलाइसिस जो है वो तो दोनों में ही होगा। तो ये चाहे एरोबिक हो या चाहे एनएरोबिक हो, दोनों ही टाइप के रेस्पिरेशन जो हैं उनमें ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जरूर होती है। हालांकि बाद में आगे क्रेब्स साइकिल और ईटीएस जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट नहीं होते, एरोबिक रेस्पिरेशन में ही कंप्लीट होते हैं। हम यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ग्लाइकोलाइसिस को भी स्टडी करेंगे, क्रेब्स साइकिल की भी स्टडी करेंगे और आगे ईटीएस जो है इसकी स्टडी भी हम करेंगे। तो पहली जो स्टेप है वो है ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस की पूरी ये जो स्टेप या ग्लाइकोलाइसिस की पूरी जो प्रोसेस है वो 10 अलग अलग स्टेप में 10 अलग अलग सिक्वेंशनल रिएक्शन जो होते हैं उनमें कंप्लीट होता है। तो इन सभी 10 स्टेप या 10 सिक्वेंशनल रिएक्शन जो है उनको हम पढ़ते हैं, वही ग्लाइकोलाइसिस की स्टडी होगी। अब ग्लाइकोलाइसिस की पूरी स्टेप को देखें तो ये पूरी ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप या पूरा पाथवे होगा, जिसमें एक लीनियर पाथवे में ये पूरी बायोलॉजिकल 10 बायोलॉजिकल प्रोसेसेस या रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होते हैं, और जिसके थ्रू एटलीस्ट ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है वो एटलीस्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में। 2 मॉलिक्यूल या 2 मॉलिक्यूल जो है वो इसके हमें प्राप्त हो जाते हैं, जो एक 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। लेकिन ग्लूकोज पायरुविक एसिड में सीधे सीधे कन्वर्ट नहीं होता, इसमें ये पूरे स्टेप बाय स्टेप इस तरह से ये सिक्वेंशनल रिएक्शन जो है इनमें ये कंप्लीट होता है। ये जो पूरी सिक्वेंशनल रिएक्शन है, टोटल ये रिएक्शन है कितनी, 10, 1A 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट वन 10। तो ये 10 बायोलॉजिकल रिएक्शन जो हैं उनके थ्रू ये पूरा कंप्लीट जो है वो इनके अंदर होगा। तो एक पूरे इस प्रकार से ये पूरा कन्वर्ट इसके अंदर हो जाता है। तो इन सभी रिएक्शंस को है वो इसी रूप में ध्यान में रखें। तो सबसे पहले ये बनाना है तो इनको रट के ध्यान में रखें कि ये कौन कौन सा किस में कन्वर्ट होता है। 2-4 बार आप याद रखोगे इनको सिक्वेंसली यूं लिख के तो ये ध्यान में आ जाएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से 1,6 फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, उससे 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, इसको एक बार छोड़ दें, अभी बताते हैं क्यों। 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, इससे 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, उससे फिर 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, ये यहीं पर लिखा है, यानी ये आगे 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट होता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उससे 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उससे 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, और लास्ट वन एटलीस्ट पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल जो है वो बन जाते हैं। तो ये पूरी सीक्वेंस जो है वो इस तरह से होंगी। अब इन सीक्वेंस में कौन कौन से कंपाउंड जो है वो यूज होते हैं, कौन कौन से स्टेप आते हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, उनको और ध्यान में रखें। पहली जो स्टेप है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो ग्लाइकोलाइसिस की ये जो पूरी स्टेप है या ग्लाइकोलाइसिस की ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको नॉर्मली 3 पॉइंट में डिवाइड करके, 3 अलग अलग स्टेप में डिवाइड करके पढ़ा जाता है।
फर्स्ट स्टेप जो इसमें आती है वो है फोस्फोरिलेशन ऑफ ए ग्लूकोज। ग्लूकोज का फोस्फोरिलेशन जो है वो सबसे पहले होगा। सेकेंड पॉइंट जो है वो इसमें आता है ब्रेकडाउन ऑफ ए फोस्फोरिलेटेड ग्लूकोज, या फिर ये कह सकते हैं कि फोस्फोरिलेटेड ग्लूकोज जो है वो स्प्लिट होता है। तो यूं कह सकते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ ए फोस्फोरिलेटेड ग्लूकोज इनटू फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। थर्ड स्टेप जो है वो होगा फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड कन्वर्ट्स इनटू पायरुविक एसिड। ये 3 स्टेप हैं। अब ये 3 पॉइंट जो है इनमें इन 10 के 10 स्टेप जो है इनको बढ़ा जाता है। स्टेप नंबर 1, 2, 3 ये जो है वो कंसिडर किए जाते हैं फर्स्ट पॉइंट में, यानी फॉस्फोरिलेशन ऑफ ए ग्लूकोज। इसके बाद फोर्थ स्टेप जो है वो है सेकेंड पॉइंट में, जिसमें स्प्लिटिंग ऑफ ए फोस्फोरिलेटेड ग्लूकोज होता है। और उसके बाद में आगे स्टेप नंबर 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th, यानी 5th to 10 ये जो 6 स्टेप हैं वो आते हैं तीसरे पॉइंट में, जिसमें फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें? पायरुविक एसिड में। अब पहले इन सभी 10 स्टेप को हम देखते हैं, बाद में इन तीनों पॉइंट के बेसिस पर आएंगे। पहला जो स्टेप है जिसमें ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। इसमें 6 कार्बन एटम जो है वो प्रेजेंट हैं, यानी 6 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड होता है ग्लूकोज। ये एक एटीपी को यूज करता है और एटीपी को यूज करके उसे ये तोड़ दे देता है एडीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और एक जो फॉस्फेट निकलता है फॉस्फेट ग्रुप वो ग्लूकोज से जुड़ जाता है, जिससे ग्लूकोज इसके 6ठे कार्बन पर जुड़ता है, इससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन एटम इसमें अभी भी वही रहेंगे। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर अपने आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ये भी एक हेक्सो शुगर है, ये भी एक हेक्सो शुगर है, यानी 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर ये होती है। तो इससे ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फिर से एक एटीपी को यूज में लेता है और एक फॉस्फेट समूह है जो है, एक फॉस्फेट ग्रुप जो है इससे फिर जुड़ जाता है। 6th कार्बन पर पहले से फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, फर्स्ट पर और आ जाता है, इससे बन जाता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट थर्ड स्टेप में एटीपी को यूज करके फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ये तीनों स्टेप जो हैं जिसमें ग्लूकोज के साथ में एटलीस्ट 2 फॉस्फेट समूह जुड़ गए और इससे ग्लूकोज फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। यह पहला पॉइंट फॉस्फोरिलेशन ऑफ ए ग्लूकोज हुआ, जिसमें टोटल 3 स्टेप आए। इसमें जो एंजाइम यूज में आएंगे वो कौन से होंगे? जहां पर एटीपी यूज में आते हैं या एटीपी का प्रोडक्शन होता है वहां पर एंजाइम होता है काइनेज। तो यहाँ काइनेज एंजाइम है, यहाँ काइनेज एंजाइम है, और यहाँ पर ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, यानी अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ एंजाइम यूज में आएगा आइसोमरेज। तो आइसोमरेज एंजाइम यहाँ पर यूज में आता है। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट स्प्लिटिंग ऑफ फॉस्फोरिलेटेड ग्लूकोज। इसमें ये फॉस्फोरिलेटेड ग्लूकोज है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को ही हम क्या कहेंगे? फॉस्फोरिलेटेड ग्लूकोज कहेंगे। फॉस्फोरिलेटेड ग्लूकोज यहाँ पर एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में एल्डोलेज एंजाइम यहाँ पर यूज में आएगा। इसकी प्रेजेंस में ये 2 मॉलिक्यूल में डीकंपोज हो जाता है या टूट जाता है, और ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो एक मॉलिक्यूल तो बनाता है
3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड का जो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, और एक मॉलिक्यूल बनाता है DHAP का, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का। लेकिन आगे रेस्पिरेशन में यूज में 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड ही आता है। हालांकि सीधा सीधा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड का, ये यूज में आएगा। ये यूज में आएगा तो ये इसमें फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, तो DHAP जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। एक तो सीधा सीधा 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बन गया, एक DHAP से बन गया। इसका मतलब टोटल रेस्पिरेशन में या ग्लाइकोलाइसिस में यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड जो है वो ऑब्टेन कितने हुए? 2 मॉलिक्यूल। तो अब इससे आगे मॉलिक्यूल्स नंबर जो है वो सबके कितने हो जाएंगे? 2-2, क्योंकि ये सारे के सारे 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में हैं। तो इनको इसी रूप में ध्यान में रख लें, 3C 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ये सारे के सारे हैं। और ये इस तरह से लास्ट में हमें यहाँ पर यूं प्रोड्यूस हो जाते हैं। इनके सबके मोल जो हैं वो कितने रहेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। इसके 2 मॉलिक्यूल, फिर इसके बाद में आगे 2 मॉलिक्यूल। तो ये जो था वो था, ये जो थी वो हमारा फर्स्ट स्टेप यानी फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज है। इसके बाद में फॉस्फोरिलेटेड ग्लूकोज का 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में कन्वर्ट होना, ये सेकंड पॉइंट आ गया। और इससे आगे का सारा जो है वो होगा फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड कन्वर्ट्स इनटू पायरुविक एसिड। तो यहाँ पर इसमें 5th स्टेप जो है, इसमें 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट होता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप ATP से नहीं आकर आता है H3PO4 से, यानी फॉस्फोरिक एसिड से। तो फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर यूज में आता है, और एक मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड एक मॉलिक्यूल H3PO4 को यूज करते हुए 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बना लेता है। 2 मॉलिक्यूल हैं तो उससे 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो 2 मॉलिक्यूल बन गए, एटलीस्ट देखा जाए तो 2 मॉलिक्यूल हमें मिल गए 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। अब ये 2 मॉलिक्यूल 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के जो हैं वो यहाँ पर 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। ये होता है NAD, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड के प्रेजेंस में। ये यहाँ पर इसमें से यहाँ इसका ऑक्सीडेशन होता है, इसमें से हाइड्रोजन या प्रोटॉन जो है वो बाहर निकल जाते हैं और वो NADH2 से जुड़ जाते हैं, यानी इसका रिडक्शन कर देते हैं। तो NAD रिड्यूस होकर NADH2 बनाता है और 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, इसका रिडक्शन हुआ तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, या इसके 2 मोल जो हैं या 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो बनाता है। अब इसके बाद में 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड अपने में से एक फॉस्फेट ग्रुप को बाहर छोड़ देता है, जिसे लेता है ADP, और ADP कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ATP में। 1 मोल से 1 मोल ATP बनेगा, 2 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ATP के यहाँ पर बनेंगे। तो 7th स्टेप जो है इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ATP के ऑब्टेन होते हैं। इसके बाद में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, यहाँ इसका म्यूटेशन होता है। इसके बाद में 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। और लास्ट में इसमें से ये फॉस्फेट ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो यहाँ से निकल जाता है और ADP को ये कन्वर्ट कर देता है ATP में। 2 मॉलिक्यूल इसके हैं तो 2 मॉलिक्यूल ATP के हमें ऑब्टेन हो जाएंगे। इस तरह से लास्ट में पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो मिल जाते हैं। तो ये सारा जो इस तरह से पूरा स्टेप 2 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, ये यहाँ पर ध्यान में रखें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 2 मॉलिक्यूल इसके प्राप्त हमें हो जाते हैं। एंजाइम्स इसमें कौन से काम में आते हैं उनको ध्यान में रखोगे। यहाँ H3PO4 जो है ये सीधे ही अपने फॉस्फेट ग्रुप को दे देता है, इसलिए यहाँ कोई एंजाइम लिखने की जरूरत नहीं है। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड NADH2 को बनाता है। यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है
और प्रोटॉन की प्रेजेंस या अब्सेंस के कारण से ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो तो वहां पर एंजाइम काम में आता है डिहाइड्रोजिनेज। पिछले चैप्टर में फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा था NADH2 NADPH2 जहां बनते हैं काम में आते हैं वहां डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है। फिर 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, यहाँ ATP का प्रोडक्शन होता है। ATP चाहे प्रोड्यूस हो चाहे बने, दोनों ही कंडीशन में एंजाइम जो काम में आएगा वो होगा काइनेज। यहाँ पर भी काइनेज और यहाँ पर भी काइनेज एंजाइम होगा। अब बचे ये दो स्टेप, यहाँ म्यूटेशन होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और यहाँ 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, वो होता है इनोलेज की प्रेजेंस में। तो इस तरह से ये टोटल 10 स्टेप जो हैं वो हुए, जिसमें हम 1, 2 और 3 पॉइंट में बांट कर इनको डिवाइड करते हैं। तो एक बार फिर से देख लें, ग्लूकोज ATP को यूज में लेता है काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू इट्स आइसोमर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमरेज एंजाइम। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट uses 1 ATP molecule in the presence of kinase enzyme and produce 1 molecule of fructose 1,6-diphosphate. Fructose 1,6-diphosphate decompose into 1 molecule of phosphoglyceraldehyde and 1 molecule of DHAP in the presence of aldolase enzyme. DHAP converts into its isomer 3-phosphoglyceraldehyde, so at least 1 molecule of fructose 1,6-diphosphate produce 2 molecule of 3-phosphoglyceraldehyde. 3-phosphoglyceraldehyde uses phosphoric acid and converts into 1,3-diphosphoglyceraldehyde. 1,3-diphosphoglyceraldehyde oxidized by the use of NADH2 by the use of NAD in the presence of dehydrogenase enzyme and converts into 1,3-diphosphoglyceric acid. 1,3-diphosphoglyceric acid in the presence of kinase enzyme converts into 3-phosphoglyceric acid. In this step या in this reaction 2 molecule of ATP are produced. 3-phosphoglyceric acid in the presence of mutase enzyme converts into 2-phosphoglyceric acid. 2-phosphoglyceric acid converts into 2-phosphoenol pyruvic acid and 2-phosphoenol pyruvic acid converts into 2 molecule of pyruvic acid in the presence of kinase enzyme, and 2 ATP molecules are also obtained or produced in this step or a reaction. तो इस तरह से ये पूरी ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर इसको पूरा ध्यान में रखते हुए हम इसका जो सारांश है, पूरा ग्लाइकोलाइसिस जो है इसका यदि हम सार देखें तो सार जो है वो निकल कर आता है, या मेन चीजें जो इसमें निकल कर आती हैं उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। यानी ग्लाइकोलाइसिस की पूरी समरी जो है इसको हम शॉर्ट में देखते हैं। तो इसके लिए ये अभी हमें बोर्ड पे ये मिटाना पड़ रहा है, बाकी इस समरी को हम पढ़ते हैं, तो साथ में जो नोट्स वगैरह आपको मिले उनको ध्यान में रखें और उसको खोल कर रखें, तब जाके ये समझ में आएगा। पहली चीज समरी में देखें तो ये हुआ कि ग्लूकोज इन ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज which is 6 carbon containing compound converts into 2 pyruvic acid molecules जो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हैं। तो ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड जो हैं वो मिल जाते हैं। दूसरी चीज समरी में देखें एटीपी का नेट प्रोडक्शन जो है वो कितना होता है। यहाँ पर हम देखें पहला जो स्टेप था और तीसरा जो स्टेप था उसमें एक एक एटीपी जो है वो यूज में आए, यानी एक एक एटीपी का लॉस माइनस में हुआ। अब ये एक एक एटीपी जो है वो यहाँ पर यूज में आए और बाद में आगे जाकर इनको देखें 7th और 10th स्टेप जो हैं उसमें 2-2 एटीपी हमें प्रोड्यूस 2 एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी 2-2 4 एटीपी जो है वो हमें मिले।
तो नेट प्रोडक्शन जो है वो कितने का हुआ, 2 एटीपी का हमें शुद्ध लाभ यहां पर हुआ। तो टोटल 2 एटीपी जो हैं वो हमें गेन होते हैं। तो नेट 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स गेन्ड इन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। टोटल 4 एटीपी, 4 एटीपी molecule produced in glycolysis, but 2 ATP molecules are used in earlier steps. So totally या net 2 ATP molecules are produced in glycolysis process. तो ये चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखोगे। इसके बाद में एक तीसरी समरी पॉइंट के रूप में ध्यान में रखोगे, ये स्टेप 6th स्टेप जो है उसमें टोटल हमें 2 मॉलिक्यूल जो हैं, 1 से 1 तो 2 से 2 मॉलिक्यूल जो है वो NADH2 के भी ऑब्टेन होते हैं। ये NADH2 के मॉलिक्यूल जो है वो यदि आगे एरोबिक रेस्पिरेशन है तो इस एरोबिक रेस्पिरेशन में ये NADH2 जो है वो इंटर होते हैं कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये एक स्टेप आता है ETS, उसमें पहुंचकर ये आगे प्रोड्यूस करते हैं ATP मॉलिक्यूल को। एक NADH2 से टोटल 3 ATP जो है उनका प्रोडक्शन होता है ETS में। यदि 2 NADH2 हैं तो इससे टोटल हमें 6 ATP जो हैं वो मिलेंगे। अब इस बेसिस पर देखा जाए कि एरोबिक रेस्पिरेशन, हम ये कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में तो हमें 2 ही ATP मॉलिक्यूल जो है वो मिले, लेकिन यदि ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन हो और ये आगे लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए ETS के थ्रू, तो हमें 2 तो ये ATP मॉलिक्यूल जो है वो तो मिले ही हैं, साथ में ये 6 ATP मॉलिक्यूल और हमें मिलते हैं। तो टोटल हो जाएंगे 6 + 2 8 ATP मॉलिक्यूल। तो इन एरोबिक रेस्पिरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस टोटल 8 ATP आर प्रोड्यूस इन द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में कुल मिलाकर हमें 8 ATP मिलते हैं ग्लाइकोलाइसिस से। तो ग्लाइकोलाइसिस से कितने ATP अणु जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, कितने ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, इसके 3 उत्तर हैं, 4, 2 और 8। कैसे? यदि हमें पूछा गया कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP का प्रोडक्शन होता है तो वो हम कह सकते हैं 4 ATP मॉलिक्यूल का। नेट कितने ATP का प्रोडक्शन होता है तो हम कह सकते हैं 2 का, क्योंकि 2 तो यूज हो गए। और एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस से कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं तो हम कह सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में आगे 6 और भी तो मिलते हैं, इसलिए टोटल हो जाएंगे 8 ATP मॉलिक्यूल। तो इन एरोबिक रेस्पिरेशन बाय द ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन या ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस टोटल 8 ATP प्रोड्यूस। इन ग्लाइकोलाइसिस 4 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय इन ग्लाइकोलाइसिस नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP मॉलिक्यूल 2 ATP मॉलिक्यूल। इस तरह से इसके आंसर जो है वो दिए जाते हैं, कंफ्यूज नहीं हो। नेट ATP मॉलिक्यूल का जो हमें लाभ हुआ, जो हमें गेन हुए वो है 2 मॉलिक्यूल नेट, टोटल मिले 4 ATP, और इन एरोबिक रेस्पिरेशन टोटल मिले हमें 8 ATP मॉलिक्यूल। इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है और ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ग्लाइकोलाइसिस को यूं दिखा सकते हैं कि C6H12O6, ये अभी तक ध्यान में रखें ऑक्सीजन अभी यूज में नहीं आई है और ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, प्लस साथ में हमें 2 ATP मॉलिक्यूल जो है वो मिल गए और प्लस से साथ में हमें 2 NADH2 मॉलिक्यूल जो हैं वो भी हमें मिल गए। आगे जो है आगे क्रेब, ये पायरुविक एसिड क्रेब साइकिल में एंटर होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ऑक्सीजन वहां पर यूज में आएगी। तो ये है समरी ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि इसमें से कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता दें, आपको फिर से वो स्टेप या पूरा का पूरा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो है वो बता देंगे, या फिर जब नॉर्मल क्लासेज में हम रिवीजन करेंगे तो वहां पर ये चीजें हमें समझ लेंगे। बाकी ध्यान में इतना रखें, इसके बाद में आगे के स्टेप हमें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।